ये जो कह रहा है, सबसे पहले तो हम लोग देख ही चुके थे। इसमें आप लोग हेडिंग में लिख लीजिए आज के टॉपिक में, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च की विशेषताएं। एक सेंटेंस लिखिए, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च को ही, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च को ही काउजल कंपैरेटिव रिसर्च कहा जाता है। ये इसका दूसरा नाम है, ठीक है। तो एक्स पोस्ट फैक्टो में हम लोग देख ले कि एक्स मतलब जो बीत गया, पोस्ट मतलब बाद का, और फैक्टो मतलब फैक्ट निकालने के लिए। अब कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च, कॉजल है ना, इसको कई बार लोग भूल से कैजुअल बोल देते हैं। कैजुअल रिसर्च, कैजुअल जैसी कोई चीज के लिए ना रिसर्च में जगह नहीं है। काउजल, इसका अर्थ है काउज, मतलब कारण, ठीक है। काउजल कंपैरेटिव रिसर्च, कंपैरेटिव, कंपैरेटिव में क्या दिख रहा है? कंपैरेटिव में दिख रहा है कंपैरिजन। कंपैरिजन का अर्थ है तुलना। कोई चीज क्यों घटी, ठीक है, कोई घटना क्यों घटी। अब जैसे मर्डर वगैरह होता है, तो आराम से उसका केस जो है लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्यों उसका केस मर्डर आसानी से सॉल्व हो जाता है? क्योंकि एक पैटर्न दिखता है। 3M आप लोग सुने होंगे, है ना, कि मर्डर के लिए 3M का पता लगाती है पुलिस, कि वो चीज है वो आराम से मिल जाता है। मोटिव, मेथड, और एक M से कुछ होता है, हमको याद नहीं आ रहा, कि किस व्यक्ति का मोटिव हो सकता है, कि कोई किसी को मारेगा तो क्यों मारेगा, है ना, कुछ मोटिव होगा उसके पीछे, तो मोटिव का पता लगाती है। मोटिवेशन क्या, मेथड का पता लगाती है, कि जो मेथड है किस मेथड का यूज किया गया होगा, और उस मेथड को यूज करने के लिए कौन सा व्यक्ति कॉम्पिटेंट है। जैसे केमिकल मर्डर हुआ अगर, तो केमिकल मर्डर हुआ तो केमिकल तक एक्सेस होना चाहिए, केमिकल की समझ होनी चाहिए, ठीक है। केमिकल मीन्स का अगर यूज किया गया, कौन सा आदमी कॉम्पिटेंट है इसके लिए, कि वो केमिकल्स की समझ रख सके, ठीक है। प्रोफाइलिंग से पता चलेगा किसके पास केमिकल का एक्सेस मिल सकता है, ठीक है। कौन व्यक्ति ऐसे प्लांट में काम करता है, लैब में काम करता है, या पेस्टिसाइड कंपनी में काम करता है, पेस्टिसाइड दुकान में काम करता है, कहाँ से ये केमिकल किसको मिल सकता है, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन की, मतलब उसको किस तरीके से अंजाम दिया गया है, वो चीज को पता करते तो क्या है, जब पता चल जाता है कि इस तरीके से ऐसे ऐसे करके किया गया, तो हत्याएं क्या हो रही है, हत्याएं आज से तो नहीं हो रही है, हजारों सालों से होती जा रही है। तो उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन भी हजारों सालों से होता जा रहा है। तो ऐसा तो नहीं है कि कुछ बहुत नया या कुछ बहुत वैसा चीज है। तो पता चल जाता है, जो केस रिकॉर्ड्स हैं, जो केस स्टडीज हैं, हाँ, पहले आप क्या करते हैं कि देखते हैं कि क्या क्या फाइंडिंग हुआ, ऑब्जर्वेशन से, एनालिसिस से क्या करते हैं, जो 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 एक्चुअल जो सिचुएशन है उस चीज को रिकॉर्ड करते हैं। फिर उसके बाद लिटरेचर रिव्यू करते हैं। आप वापस जाते हैं पुलिस के, जो मतलब जो मर्डर केसेस है उसमें वापस जाते हैं, कहाँ पे सिमिलैरिटी आपको मिलती है, ठीक है। कि पहले का एक मर्डर केस था, उसमें ये सिमिलैरिटी मिल रही थी, ऐसा ऐसा मिल रहा था, वैसा ही मिल रहा है, तो फिर क्या होता है, पिछले मर्डर केस से, जो उसमें मर्डर का जो कारण था या जो मेथड था, उससे आप अभी सामने आपके सामने जो केस है उससे आप तुलना करेंगे, यही ना करेंगे, कि इस तरीके से हुआ था। जैसे विक्टिम आपको मिला, तो ये पता चला कि आ, एक केस ऐसा हुआ था कि विक्टिम रात में जो है नींद की अवस्था में बिछावन से उठ गया, छत पे चला गया और छत पर से कूद गया, ठीक है, और मर गया। तो ये एक मर्डर था, लेकिन सुसाइड की शक्ल इसको दी गई। फॉरेंसिक एग्जामिनेशन में पता चला कि विक्टिम जिस टाइम पे मरा था, उस टाइम पे वो नींद की अवस्था में था, यानी कि नींद की अवस्था में था, उसको कोई पॉइजन नहीं दिया गया था, कोई ड्रग नहीं दिया गया था। तो बाद में जो है, फिर फिर कभी वैसा कुछ मर्डर का केस मिला आपको, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, पिछले वाले केस स्टडी को पढ़ेंगे, उसके इन्वेस्टिगेशन को जाके पढ़ेंगे, देखेंगे कि क्या था उसमें, नहीं था, है ना, ऐसा क्या यूज किया गया था, क्या उसको हिप्नोसिस, जो ड्रीम हिप्नोसिस का यूज करके सजेस्ट किया गया था कि नींद के टाइम पे जो है आप जा करके छत पर जा करके वहां से कूद जाना। अगर ऐसा हुआ था तो इस केस में भी जो है ड्रीम हिप्नोसिस का यूज करके किसी ने माइट भी ऐसा किया होगा। तो फिर उस केस में भी आपको पता चलेगा कि कोई एक व्यक्ति होगा जो ड्रीम हिप्नोसिस का यूज कर सकता था, इतना कॉम्पिटेंट होगा।
उस व्यक्ति को खोजा जाएगा, स्पॉट कर लिया जाएगा। इस केस में भी आपको वही करना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं कारण का पता लगाने के लिए। कैजुअल कॉम्पेरेटिव रिसर्च, इसमें क्या था, हिस्ट्री में जाकर के हम कारण को तलाशते हैं, यहाँ भी दोनों चीजें सेम ही है, पर दोनों में क्या है कि इसका नाम कॉम्पेरेटिव क्यों पड़ा, क्यों कंपैरिजन वाली क्या बात है। पिछले हम लोग में देखे थे तो वहां पे कंपैरिजन हम लोग को नहीं दिख रहा था, लेकिन कंपैरिजन में कैसे इस्तेमाल हो सकता है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, उसकी बात हम लोगों ने की। ठीक है, तो यहाँ तक सब लोग समझ गए हैं, किसी को कोई दिक्कत तो हमको लगता नहीं है। तो इसको जो है ना कहीं पे साइड में या कॉपी के हाशिया में मार्जिन में कहीं पे आप लोग लिख लीजिए। ये रिसर्च कारण और प्रभाव पर कारण और प्रभाव पर फोकस करता है। 4 पॉइंट में दो ही बात को जो है, ये 3 पॉइंट को तो एक ही बात को इसमें बुक में 3 पॉइंट ही लोग बना दिया है। खैर, इग्नू का मटेरियल है तो वो समझाने के लिए करते ही हैं वो लोग। इसको एक लाइन में लिखा, कारण और प्रभाव में सब कुछ आ गया कि कैसे, हाउ और व्हाट जो है। ये भी लिख लीजिए, ये कैसे और क्या का उत्तर देता है। फिर से बोलिए सर, कैसे? ये कैसे और क्या प्रश्नों का उत्तर देता है। कैसे हुआ, ठीक है, और क्या हुआ। ये कैसे और क्या प्रश्नों का उत्तर देता है। अब देखिए, ग्रुप लगा रहे हैं, नहीं है ये प्रश्न। इसको कैसे समझना है, इसको ऐसे समझना है, घटना हो चुकी होती है, उसके बाद हम एक इमेजिनरी कंट्रोल ग्रुप वहां पे लगाते हैं। ठीक है, या मान लीजिए कि लगा दिया। अब जब घटना हो चुकी है बाद में आप कंट्रोल ग्रुप लगा रहे हैं तो रिजल्ट क्या है, जीरो तो होगा ही ना। स्टडी फिनिश हो चुकी है, बाद में कंट्रोल ग्रुप ऐड करनी है, कोई पॉइंट नहीं है। तो सर क्यों ऐड करते हैं, इसीलिए ऐड करते हैं कि उस कंट्रोल ग्रुप के साथ आपका कोरिलेशन क्या होगा, जीरो निकलेगा। ठीक है, जब घटना हो चुकी है तो उस कंट्रोल ग्रुप से कोई लेना देना नहीं होगा। लेकिन बाद में जब आप सेम एक्सपेरिमेंट को अगर रिपीट करेंगे, सेम चीज को अगर रिपीट करेंगे, जिसमें एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा और एक कंट्रोल ग्रुप होगा, तो आप क्या करेंगे, पिछले वाले से तुलना करेंगे कि कितना वैरी किया। ठीक है, उस कंट्रोल ग्रुप के साथ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का जो रिलेशन था, ठीक है, उन दोनों में कितना अंतर आया। क्योंकि अगले बार जो आपका कंट्रोल ग्रुप होगा वो रियल टाइम होगा, आप उसको कर रहे होंगे, सामने में एक्सपेरिमेंटल ग्रुप भी होगा, कंट्रोल ग्रुप भी होगा। पहले क्या है, तो इसलिए करते हैं। ठीक है, तो ये इसका केस है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा कि क्यों करते हैं। ठीक है, बाद में लगा देते हैं, स्टडी खत्म हो गया, फाइल बंद हो गया, बाद में एक कंट्रोल ग्रुप लगा दिया उसमें, ताकि इससे उसका कोई संबंध नहीं। अगर जीरो भी हमको आंसर आता है तो वो भी तो आंसर तो है ना, जीरो से ही तो कंपेयर करते हैं नंबर्स को। जीरो से थोड़ा सा आगे बढ़ा तो वन, उससे थोड़ा सा आगे बढ़ा तो टू, ऐसे करके। तो ये लॉजिक है इसका, कि ये चीज जो है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में जो है कंट्रोल ग्रुप लगाने का क्या लॉजिक है। अब ये बहुत बड़ा जो है ना, बहुत पेचीदा और बहुत भीतर घुस के करने वाला क्वेश्चन है, जो कि आप लोगों के आपके करियर तक में, इवन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी बन जाएंगे एकेडमिया में, तब तक भी कहीं नहीं पूछा जाएगा ऐसा पेचीदा क्वेश्चन। ये ऐसा पेचीदा क्वेश्चन तब पूछा जा सकता है जब आपको कोई रिसर्च एंथुसियास्ट मिल गया, आपका दोस्त है ना, जिसको बहुत शौक हो इन चीजों का, इन्वेस्टिगेशन का, रिसर्च का, मेथड्स का, पूरा क्रेजी हो तब। और दोनों बैठ करके डिस्कस कर रहे हैं, है ना, जैसे डिबेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं अपने पसंद के टॉपिक के ऊपर, तभी ये सब चीजें उठ सकती है। अदरवाइज आपको कहीं नहीं, इतना कठिन क्वेश्चन कहीं नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, पर समझना चाहिए तो हमने बता दिया आप लोगों को।
और कई बार ये होता है, ज्यादा कठिन चीज आप कॉपी में लिख दीजिएगा तो एवरेज मार्किंग भी हो जाता है, अगर चेक करने वाले जो है ना उसको सही से नहीं प्रोसेस कर पाए तो। ग्रेजुएशन में मेरे साथ यही होता था, लग रहा है कि आंसर अच्छा है पर समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे, समझ में आ जाता और लगता कि बहुत अच्छा है तो बहुत ज्यादा नंबर दे देते, और समझ में नहीं आया और लगता कि बुरा है तो नंबर काट लेते, तो एवरेज में नंबर मिल गया हमको, 75 भी क्रॉस नहीं किया। ठीक है, तो ये देख लिए। अब देखिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च के बीच में क्या अंतर है। तो जिस तरीके से यहाँ आप लोग को टेबल दिख रहा है ना, 3 3 6 3 9 3 12 13 14 15, 15 सेल्स का ये टेबल आप लोग को दिख रहा है, 15 कोठरी का, इसको कॉपी में बना लीजिए। ठीक है, तो कॉलम कितने हैं, 1 2 3 कॉलम है, और रोज कितने हैं, कॉलम मतलब हो गया जो वर्टिकल है, जो ऊपर से नीचे की तरफ, 1 2 3, पहला कॉलम है जिसमें वेरिए एक ये है कि किस आधार पे, बेसिस, दूसरा कॉलम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, तीसरा कॉलम एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, 3 कॉलम है। और उसके बाद 4 जो है ये है आपके हॉरिजॉन्टल ये सेल्स जो है, जिसको हम लोग रोज कहते हैं, तो 4 ये रोज है, तो इसको बना लीजिए आप लोग। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बगल में जो खाली दिख रहा है उस पे लिख लीजिएगा बेसिस, या फिर प्रॉपर्टी लिख लीजिए, बेसिस नहीं प्रॉपर्टी लिख लीजिएगा। जब टेबल बन कहाँ जाए पे तो सर? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बाएं साइड एक खाना खाली दिख रहा है ना, कॉर्नर पे। तो फर्स्ट में ही सर? हाँ फर्स्ट वाले में एकदम 1 1 जो इसका वैल्यू आएगा, तो उस पे क्या कीजिए कि उसमें लिख लीजिए प्रॉपर्टी, इसमें कुछ नहीं लिखा है, हम लिखवा देते हैं, प्रॉपर्टी लिख लीजिए वहां पे। मनीषा डेली लेट हो रहा है आपको? हो जाए टेबल तो फिर बताइएगा। और एक काम कीजिए, अभी जो है ना केवल पहला खाना बनाइए टेबल में, नीचे के लिए लाइन खींच करके उसको काट। मैथमेटिक्स क्या है सर, आप क्यों मैथ पे इतना जोर डालते हैं, हम लोग को क्यों मैथ सिखाना चाहते हैं, हम लोग आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, हम एक्चुअली में चाहते हैं कि आप लोग मैथ जीनियस बन जाए। सोशल साइंस में जब मैथ मिलता है ना तो मैजिक क्रिएट होता है, क्योंकि मैथ एक भाषा है, और हम उसको नहीं चाहते हैं कि आप लोग ना उसको जीनियस की तरह से सीखे, कि मतलब तुरंत तुरंत सवाल बना रहे हैं एकदम चुटकी बजा बजा के। तो वो मैथ के साथ खेलना है, खेलना नहीं है, सीखना है मैथ को, कि कैसे मैथ के लैंग्वेज में हम चीजों को लिखेंगे। जैसे कल हम आप लोग को बता रहे थे वो मैथमेटिकल फॉर्मूला का यूज करके, तो वैसे करके रिसर्च में ना चीजें आसानी हो जाती है। तो हम लोग के सोशल साइड साइंस और आर्ट्स की दुनिया में इसको मैथमेटिकल मसल कहा गया है। ठीक है, मसल पावर, जिसका मैथमेटिकल मसल अच्छा होगा उसका करियर और फ्यूचर इस क्षेत्र में बेहतरीन होगा। और ये कोई भी कर सकता है इसमें, मतलब मैथ तो ऐसी चीज है कि बेवकूफ से बेवकूफ आदमी भी उसको उसमें बढ़िया कर सकता है, उसके लिए इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैथ में नोबेल प्राइज नहीं मिलता है। तो ये देखते हैं हम लोग कि क्या है एक्सपेरिमेंटल और एक्सपेरिमेंटल दोनों में। देखिए कोई भी रिसर्च हो, सब में क्या होगा, वेरिएबल होगा, है ना। और वेरिएबल में हम लोग रिलेशन देखेंगे, जहां वेरिएबल में रिलेशन देखेंगे, रिलेशन और फंक्शन जहां पे आया वहां पे क्या आया, मैथ। मैथ में आप लोग पढ़े भी होंगे स्कूल में, रिलेशन फंक्शन चैप्टर, ये सब सेट थ्योरी। अब देखिए पहला जो है, सबसे पहला प्रॉपर्टी यहाँ पे जो लिखा हुआ है लेफ्ट साइड के पहले कॉलम में, प्रॉपर्टी वाले में, कंट्रोल ओवर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसको आप हिंदी में लिख लीजिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर नियंत्रण, या स्वतंत्र चर पर नियंत्रण। स्वतंत्र चर पर नियंत्रण। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में लिख लीजिए, हाँ। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में लिख दीजिए नहीं, बस। पढ़ा भी चुके हैं, समझा भी चुके हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में स्वतंत्र चर पर नियंत्रण रहता है, हाँ रहता है। उसी को तो हम लोग मॉड्यूलेट करते हैं, तब ना निकालते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल कैसे चेंज कर रहा है।
और एक्स पोस्ट फैक्टो में क्या हो गया, जो चीज इतिहास बन गया, जो चीज पास्ट बन गया, उस पर अब क्या नियंत्रण। ठीक है, एक्स पोस्ट फैक्टो है, ये एक्स में चला गया है ना, एक्स स्टूडेंट हो गया ही। अब इसका रिजल्ट के है ना बनाने का या स्कोरिंग करने का कोई पॉइंट नहीं है। तो बस एक्सपेरिमेंटल रिसर्च वाले में लिख दीजिए हाँ, इसमें लिख दीजिए नहीं। दूसरा लिखिए, प्रिंसिपल ऑफ रैंडमाइजेशन को हिंदी में आप लिख सकते हैं, रैंडम सैम्पलिंग को यादृच्छिक सैम्पलिंग कहते हैं ना, यादृच्छिक प्रतिदर्शन, क्या बोलेंगे सैम्पलिंग को, याद रैंडम यादृच्छिक प्रतिदर्श। प्रतिदर्श। तो प्रिंसिपल ऑफ रैंडमाइजेशन को आप हिंदी में लिख सकते हैं यादृच्छीकरण का सिद्धांत, या सीधा लिखिए ना यादृच्छीकरण बस, ब्रैकेट में लिख दीजिए रैंडमाइजेशन, मतलब सैम्पलिंग से रिलेटेड है। ठीक है, और भी आसान लिखना है तो इसमें यादृच्छीकरण और के नीचे जो है स्लैश दे करके सर लिख लेकिन लीजिए। जैसे आप स्लाइड पे लिखते थे ना वैसे ठीक रहता है, इसमें साथ कंफ्यूजन हो रहा है कि किधर लिख। अच्छा ठीक है, रुकिए हम वही करते हैं। हम्म, चलिए यहीं पे हम लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ इस जगह पे जो है, यहाँ पे लिखना है प्रिंसिपल ऑफ रैंडमाइजेशन की जगह पे यादृच्छीकरण या सैम्पलिंग, यादृच्छीकरण, या फिर आप इसको सैम्पलिंग लिख लो, सैम्पलिंग नहीं, रैंडम सैम्पलिंग लिख लो, सिर्फ सैम्पलिंग नहीं। सर ये तो उसका हिंदी बता रहे हैं ना। यादृच्छीकरण का इंग्लिश हो गया रैंडम सैम्पलिंग। हम सरल भाषा में लिख रहे हैं, ये इसमें लिख रहा है प्रिंसिपल ऑफ रैंडमाइजेशन, किताबी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम सिंपली लिखा रहे हैं। तो ये प्रिंसिपल ऑफ रैंडमाइजेशन की जगह ये लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, मतलब उसके जगह पे लिखेंगे एक ही चीज है, क्योंकि हम लिख चुके हैं। तो नीचे और लिख दीजिए, जगह तो होगा ही ना टेबल में, नीचे भी लिख दीजिए, समझने में आसान होना चाहिए, रैंडम सैम्पलिंग। तो अब यहाँ पे क्या है, रिसर्चर कैन, इसमें भी लिख दीजिए हाँ। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए हाँ, यहाँ पे लिख दीजिए नहीं। रैंडम सैम्पलिंग एक्सपेरिमेंटल में किया जा सकता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हाँ किया जा सकता है, एक्स पोस्ट फैक्टो में किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। बस क्यों नहीं किया जा सकता ये बता देते हैं। कैसे, एक्सपेरिमेंटल जब है तो उसमें तो आपको रैंडमाइजेशन करना ही होगा ना, आप चुन चुन करके तो नहीं कर सकते, नहीं तो फिर तो बायस आ जाएगा वहां पे। लेकिन यहाँ पर क्या करना होगा, प्रिंसिपल ऑफ रैंडमाइजेशन आप यूज नहीं कर सकते हैं। आज जो फिर बच्चा एब्सेंट है ना, फिर उसको दिक्कत हो जाएगी। रिसर्च के क्लास में बोलते हैं बिल्कुल नहीं एब्सेंट करने के लिए किसी को भी, नहीं तो सारा चीज है ना, मतलब आधा कच्चा आधा पका वाला हिसाब हो जाएगा, तो फिर रिसर्च समझ में नहीं आएगा। अभी तो एक एक टॉपिक करके पढ़ रहे हैं ना, इसके बाद क्या हो जाता है कि सारा टॉपिक एक दूसरे से जुड़ने लगता है, और फिर वो कैसे कनेक्ट होगा, एक दूसरे रिसर्च मेथड को कंपेयर करेंगे। क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन ये थोड़ी पूछेगा कि किसमें रैंडमाइजेशन होता है किसमें नहीं होता है, एक आध क्वेश्चन पूछ दिया बच्चा वाला तो पूछ दिया। क्वेश्चन ये पूछेगा, एक केस दे देगा, एक स्टडी दे देगा, और उसके बाद बोलेगा कि कौन सा रिसर्च डिजाइन इस पे लगाएंगे, या एक व्यक्ति ने ऐसे ऐसे करके डिसाइड किया कि ये करना है, बताओ ये कौन सा रिसर्च डिजाइन है। या फिर कोई सिचुएशन दे दिया, कौन सा रिसर्च डिजाइन इसमें लगाना उपयुक्त होगा। तो जब तक आप में ये क्षमता नहीं आएगी कि जितने रिसर्च डिजाइन है सबके बारे में पता हो, सबका इन एंड आउट पता हो, और सबको एट द मोमेंट 1 मिनट के अंदर उस 4 ऑप्शन में जो दिया है सबको आप कंपेयर कर, तो जब तक ये चीज आपके में नहीं होगी तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेट में मेरा स्कोर अच्छा हो जाए, है ना। तो वैसे आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते, वो चीज शुरू हो रही है कि रिसर्च का क्लास मिस नहीं करने से, पर देख रहे हैं मतलब एक टॉपिक, एक भी टॉपिक कोई है तो उसको भी पूरा नहीं मतलब कर रहे हैं। सर्वे रिसर्च का 2 या 3 क्लास हुआ था, उसमें भी कोई पहले क्लास में एब्सेंट है, कोई दूसरे क्लास में एब्सेंट है, इसमें भी यही देख रहे हैं।
ये काम नहीं करना है, कभी लेट से आ रहे हैं, फिर मतलब कोई फायदा नहीं हो रहा है ना आपको, मिस हो रहा है आपका चीज। साइकोलॉजी में पेपर 2 में मान लीजिए कि ऐसे कीजिएगा भी तो चल जाएगा आप लोगों का काम, ठीक है। पेपर 2 का कहीं से बुक से पढ़ लीजिएगा, कुछ ये कर लीजिएगा। रिसर्च मेथड कहाँ से पढ़िएगा बताइए ना, इतना डिटेल में कौन पढ़ाएगा रिसर्च मेथड, इतना घुस के समझा के कहीं से नहीं पढ़ पाइएगा। तो ये चीज है। आते हैं तीसरे पॉइंट पे, मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। इस पे लिखिए चरों पर नियंत्रण, ये वाला जो जगह है ना, इस जगह पे चरों पर नियंत्रण। चरों पर नियंत्रण में जो है, हाँ नहीं, यहाँ देखिए केवल इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात हुई थी, और यहाँ क्या है, चरों पर नियंत्रण। चर में क्या आ गया, दोनों आ गया, इंडिपेंडेंट भी आ गया और डिपेंडेंट भी आ गया। तो अब इसी को जो है थोड़ा स्पष्ट करके यहाँ पे लिखा है, तो ये चीज हो गई, ठीक है। इंटरप्रिटेशन, इसको इंटरप्रिटेशन ही लिख लीजिए यहाँ पे। इसका हिंदी क्या होता है इंटरप्रिटेशन का, इंटरप्रिटेशन तो समझ ही रहे हैं कि क्या अंतिम में निष्कर्ष निकालेंगे, हाँ निष्कर्ष, निष्कर्ष। ये चौथा पॉइंट होगा सर। जी, इंटरप्रिटेशन में लिखना है यहाँ पे आसान, ठीक है। इसमें लिखना है मुश्किल। ठीक है, अब इसका इंटरप्रिटेशन सर आसान क्यों है मुश्किल क्यों है, लिख लिए होंगे आप लोग, तो मिटा देते हैं यहाँ पे। देखिए जब आप दोनों वेरिएबल को जो है ना, आप ऐसे कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे तराजू है, तराजू में क्या होता है, एक तरफ हम वेट डालते हैं, दूसरी तरफ तराजू ऊपर नीचे आता है। तो एक वेरिएबल को हम कंट्रोल करते हैं दूसरे वेरिएबल से, है ना। तो क्या होता है कि इस तरीके से जो है दोनों के बीच का रिलेशनशिप हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन लिख लिया ना सब लोग, हटा देते हैं इसको अब। जी। तो देखिए क्या है कि जब आप दोनों वेरिएबल को कंट्रोल कर रहे हो, एक वेरिएबल को कंट्रोल कर रहे हो, दूसरा कुछ और, ऐसे रेडियो है, रेडियो में आप उसका नॉब जो है घुमा रहे हो तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है, अलग अलग स्टेशन पकड़ रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं, उसका फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं नॉब घुमा के। नॉब क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, फ्रीक्वेंसी क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। दोनों का रिलेशनशिप जो है आसानी से समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मरोड़िएगा तो इसका इफेक्ट जो है देखने के लिए डिपेंडेंट वेरिएबल में पड़ गया। अब जैसे माएँ और टीचर्स जो होती हैं, तो टीचर्स क्या करती है, बच्चे का कान मरोड़ती है, ठीक है। कान मरोड़ती है, बच्चा करता है पे, तो पे करना क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। कान मरोड़ना क्या हुआ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। रिलेशन साफ साफ समझ में आ रहा है, जितना जोर से कान मरोड़ेंगे उतना जोर से बच्चा करेगा पे, ठीक है। और जोर से मरोड़ दीजिएगा तो हो सकता है फ्रीक्वेंसी चेंज होके वो पे के भी कर जाए। तो आप लोग को अनुभव होगा कि किसी ना किसी को तो अनुभव जरूर होगा इस तरह के स्टडी करने का, ठीक है। हाँ अलग बात है उसमें रिसर्च मेथड नहीं लगाए होंगे आप लोग, उस दृष्टिकोण से नहीं देखे होंगे। तो एक्सपेरिमेंटल में क्या होता है, आसान होता है, समझे, इजिली जो है दिखाई पड़ जाता है, इंटरप्रेट कर सकते हैं, दो चीजों के बीच में रिलेशन को आराम से हम लोग समझ सकते हैं। तो हम बड़े लोग क्या होते हैं, क्रूर लोग। बच्चे की नजर से देखिए तो बड़ा लोग कितना क्रूर होता है, अगर देखिए मतलब आप अपने मतलब किसी बच्चे के स्थान पे रह के देखिए,
तो उसका भी जीवन कितना डिफिकल्ट होता है। अरे बड़े होके तो जीवन डिफिकल्ट होगा ही उसका, बचपनों में है। कोई उसका आके कान मरोड़ देता है, कोई बोलता है हड्डी तोड़ देंगे, कोई बोलता है टांग तोड़ देंगे। बाहर निकलता है तो गली के कुत्ता से डर लग रहा है, फिर भी बेचारा खुश रहता है जीवन में। उसके ऐसी खुशियां जो है, मतलब एकदम खुश रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो देख रहे हैं इंटरप्रिटेशन क्या है, एकदम आसान है इसमें। इसमें डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि पीछे जाके चीज करना है, जो चीज बीत गई, जो चीज गुजर गई। अभी इतिहास का जा करके ये मूल्यांकन करना, कहते हैं ना इतिहास हमेशा एक कहानी होती है, ठीक है, जो बीत गया। अभी प्रेजेंट में से मान लीजिए कोई घटना हो जाती है, कुछ भी चीज अपने आसपास के दैनिक जीवन की ही किसी घटना को लीजिए, तो उसके पीछे कितना सारा एंगल आता है निकल के। जो चीज प्रेजेंट में है उसके पीछे कितना सारा एंगल है। तो आप कैसे मतलब ये चीज सोच सकते हैं? सोचिए कि प्रेजेंट वाली चीज को जो जैसा है वैसे निकाल के लाना बहुत मुश्किल होता है। तो जो बीत गई, जिसका सबूत खत्म हो गया, जिसका गवाह खत्म हो गया, उसके बारे में तो केवल लॉजिकल रीजनिंग का इस्तेमाल करके, रैशनैलिटी का इस्तेमाल करके ही ना हम लोग तर्क पे पहुंच सकते हैं, या मेथड्स का इस्तेमाल करके। एक 100% कंक्रीट कहानी तो नहीं कहा जा सकता है। तो यही चीज है कि जो फैक्टर्स थे, जिन कारणों के कारण वो घटना हुई थी, वो कारण भी तो वहां पे प्रेजेंट नहीं है ना, बैठा हुआ तो नहीं है कारण। घटना खत्म हो गई, कारण भी खत्म हो गया। उस कारण के कुछ कुछ चीजें जो है बची हुई होंगी। तो जब जो चीज बीत गई, जिसके बारे में पता नहीं था, केवल इफेक्ट से देख करके हम पीछे जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो डिफिकल्ट तो होगा ना। तो इसीलिए ये डिफिकल्ट है, ये मुश्किल है इंटरप्रेट करना इसके फैक्टर्स के बीच में रिलेशन। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि कोई क्राइम हुआ, ठीक है, या आपने आर्थिक मंदी के ऊपर क्राइम को जोड़ते हैं, आर्थिक मंदी के ऊपर आपने किया। तो आर्थिक मंदी के ऊपर जब आपने ये किया कि आर्थिक मंदी क्यों आई, तो आप क्या करेंगे कि फाइनेंशियल क्या, डेफिसिट कितना था, कितना लोन था सरकार के ऊपर, बजट कितना बनाया, लोन की रिकवरी का रेट कितना था, ब्याज का परसेंटेज कितना था, नोट कितना छाप रहे थे हम लोग। तो सारा फाइनेंशियल डेटा क्या होगा हम लोग का, मिल जाएगा। तो उस फाइनेंशियल डेटा में हम लोग जाएंगे और जा करके दिखेंगे। तो ये तो बजटिंग वाली बात है, तो यहाँ जाके निकल जाएगा, क्योंकि सारा डेटा एज इट इज रिकॉर्डेड और अवेलेबल हमको मिल जाएगा। पर क्या हर चीज ऐसे ही परफेक्ट होती है क्या? नहीं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सब कुछ का प्रूफ रखा जाता है, रजिस्टर्स मेंटेन होते हैं। लेकिन हर घटना में तो ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए कहीं बम फूटा, रखा हुआ है बम का कारण, जो आदमी फोड़ करके गया वो रखा हुआ है, वो बैठा हुआ है वहां, वो जश्न मना रहा है टीवी फिल्म की तरह। क्या कर रहा है, पहले लिख करके जो पुलिस के लिए छोड़ के दे रहा है सरप्राइज कि हमको आके पकड़ दो तुम। ऐसा तो होता नहीं है। तो फिल्मों की तरह रियल लाइफ में क्या होगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि दो रिलेशनशिप जो है, क्या रिलेशनशिप हो रहा है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में, उस टाइम पे जो थे ना, बैक टाइम में जा करके। उसके बाद बहुत आप पहुंचेंगे तो कोरिलेशन तक पहुंच सकते हैं एक के साथ दूसरा, काउजेशन तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। रिसर्च में क्या फाइंड करना होता है, रिसर्च में किसी भी सवाल का जवाब हम लोग फाइंड करते हैं। तो जैसे माइंड में ये हुआ कि किसी भी चीज का कारण क्या हो सकता है, नहीं पता चला कारण सर, कोरिलेशन तक पता चला कि इतिहास में घुस के कहाँ से हम निकाले कारण क्या था। हाँ, ये पता चला कि ये चीज हुई, ये बढ़ा तो वो भी बढ़ा, ठीक है, असंतोष बढ़ा तो बम विस्फोट भी बढ़ा। अब जैसे मान लीजिए कि कोई भी जगह होता है, ठीक है, कोई भी सोसाइटी है, दो ग्रुप्स है उसमें। एक ग्रुप दबा कुचला है, दूसरा ग्रुप दबाने वाला है। तो छोटा ग्रुप रिसेंटमेंट करेगा ना सोसाइटी में। देखते हैं न्यूज़पेपर में, देखते होंगे फलाने जाति वालों ने जो है फलाने जाति वालों के झोपड़ी में आग लगा दी। तो ये सब घटनाएं क्या दिखा रहा है, आग लगा दी। अब गया पता लगाने के लिए, मोटिव पता चल जाएगा, सोशल टेंशन से मालूम चल जाएगा। लेकिन अब देखो क्या चीज है ना, अगर प्रूफ नहीं मिलता है, अगर कॉज नहीं मिलता है, तो आप ये कह सकते हो कि जातियों में जो तनाव होता है, सामाजिक तनाव, ठीक है, इसको सामाजिक तनाव कहते हैं। सामाजिक तनाव के कारण सामाजिक अपराध, सामाजिक तनाव के साथ साथ सामाजिक अपराध बढ़ते हैं। जैसे समाज में सामाजिक तनाव बढ़ेगा तो सामाजिक अपराध बढ़ेगा। अब जैसे मान लीजिए कि हीटेड माहौल है, ठीक है, हिंदू मुस्लिम में लगा दिया आग, ठीक है, हीटेड माहौल है। तो नॉर्मली क्या हो रहा था, एक दूसरे के टोला मोहल्ला से लोग गुजर रहा था। लेकिन अब अगर गुजर रहा है तो लोग, चार लोग उसको ऐसे देख रहा है, घूर रहा है, क्या बात इधर से काय गुजर रहा है। तो इससे क्या ये बात हो गया, तय हो गया, कॉज हो गया कि अगर बम फूटा है तो भाई फलने आदमी का जो है
आपके विपरीत विरोधी पार्टी वाला ही बम फोड़ा है, नहीं, कोरिलेशन हो सकता है संतोष से, उसका कॉजेशन नहीं हो सकता है। तो कॉजेशन पता लगाना जो है ये संभव नहीं होता, इसीलिए इसको इंटरप्रेट करना डिफिकल्ट है। ठीक है, अगर इसमें लिख सकते नीचे तो लिख दीजिए, ज्यादा से ज्यादा कोरिलेशन पता चलेगा, कॉजेशन पता करना बेहद मुश्किल है। कहाँ पे लिखिएगा, ये सेकंड वाले जहाँ पे मुश्किल लिखाए थे ना, उसी वाले कॉलम में। ज्यादा से ज्यादा कोरिलेशन पता चलेगा, कॉजेशन पता करना बेहद मुश्किल है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कोरिलेशन पता चलेगा, कॉजेशन पता करना बेहद मुश्किल है। अब देखिएगा, थोड़ा सा आप लोग 1-2 मिनट सांस ले लीजिए, हम भी थोड़ा सा चुप रह जाते हैं, ये थोड़ा सा हैवी चीज गिरने वाला है यहाँ पे। कैजुअल को सॉरी कॉजल रिलेशन को जो है चेक करने के लिए। चलिए पानी वानी पी लीजिए, थोड़ा तैयार हो जाइए इसके लिए। कॉजल रिलेशनशिप को समझने के लिए क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है, क्या क्या चीज पे ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज है एसोसिएटिव वेरिएशन, उसको हम उधर लिख देते हैं कॉपी पर। कॉजेलिटी का निर्धारण, कोई चीज का कॉज कारण क्या हो रहा है, ठीक है, कॉजेलिटी का निर्धारण, ये आप लोग हेडिंग दे दीजिए इस पे। इसको एसोसिएटिव वेरिएशन पहला चीज में लिख लीजिए, हम बता देंगे, परेशान नहीं होना है क्या चीज है। एसोसिएशन, एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, लेबर एसोसिएशन मतलब कोई चीज किसी चीज से जुड़ी हुई हो, ठीक है, जुड़ाव। वेरिएशन का मतलब क्या है, अंतर, ठीक है। ऐसे रिसर्चेज में कॉजेलिटी का निर्धारण कैसे करें, ज्यादा सटीक रहने की जरूरत है, ज्यादा जो है सतर्क अलर्ट रहने की जरूरत है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में तो दिख जा रहा था, जहां नहीं दिख रहा है वहां पता तो करना होगा ना, कि कहीं ऐसा नहीं कि कुछ लग रहा है कुछ और हो रहा है कुछ और। तो दो वेरिएबल्स में जुड़ाव होगा, ठीक है, और अंतर। वेरिएशन का मतलब क्या हो गया, अंतर, या फिर ये क्या कह सकते हैं, अंतर तो डिफरेंस के लिए यूज होगा, इसके लिए और अच्छा वर्ड हो सकता है कैसे वैरी कर रहा है, कैसे चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, ये भी लिख सकते हैं चेंज। तो एक दो वेरिएबल क्या होना चाहिए, जैसे मान लीजिए एक्स है और वाई है, दो वेरिएबल किसी न किसी प्रकार से जुड़ा होना चाहिए, और एक के बदलने से दूसरे, किसी को कोई समस्या। सर ये जो ऊपर वाला जो है ना, हम्म, एक्स जी जी बोलिए ना। रिसर्च, हाँ एक्सपोर्ट फैक्टो रिसर्च जो है, इसके बारे में कल क्या क्या बताए थे, इसी सब के बारे में बताए थे क्या? हाँ इसी के बारे में बताए थे, तो बस इसी वही, का दूसरा क्लास है, फाइनल क्लास है इसका एक्सपोस्ट फैक्टो का। उसी का वही नहीं स्टेटमेंट है। तो एक्स
पोस्ट फैक्टो का कल के क्लास का वीडियो देखे थे आप? नहीं सर, वीडियो तो नहीं देखे हैं, तो वीडियो तो देखे। ये हाँ, ये ना एक्स पोस्ट फैक्टो का दूसरा क्लास है, अभी भी पढ़ लीजिए, ठीक है, अभी भी देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो भी देख लीजिएगा, तो फिर से एक बार हो जाएगा। तो 2 क्लास हुआ है, एक्स पोस्ट फैक्टो का 2 क्लास हुआ है, सर्वे रिसर्च का 3 क्लास हुआ है। तो 2 क्लास में दोनों ऑर्डर से देख लेना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए, ऐसे हम आपके लिए सरल भाषा में बता देते हैं, बहुत ही एक लाइन। एक्स पोस्ट फैक्टो में क्या है? एक्स है, यानी जो बीत गया, है ना, जो पास्ट बन गया। पोस्ट मतलब पास्ट बनने के बाद। फैक्टो मतलब फैक्ट की तलाश, ठीक है, तथ्य की तलाश। आमतौर पे रिसर्च में हम लोग क्या करते हैं, पास्ट टेंस में रिसर्च थोड़ी ना होता है, रिसर्च का डिजाइन बनाते हैं। सर्वे में हम लोग पढ़े थे ना कि सर्वे में पहले हम लोग निर्धारित करेंगे क्या प्रॉब्लम है, नहीं है, ये है, वो है। उसके बाद हम लोग सर्वे को बनाएंगे, क्वेश्चनएयर को बनाएंगे, पायलट स्टडी करेंगे, सैम्पलिंग करते हैं, फिर पायलट स्टडी करते हैं, फिर एक्चुअल रिसर्च करते हैं, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, सब कुछ करते हैं। तो रिसर्च कभी टाइम में पीछे जाकर के तो नहीं ना होता है, लेकिन ये वाला रिसर्च टाइम में पीछे जाके होता है। तो टाइम में पीछे जाके कैसे रिसर्च करते हैं? घटना घट गई, बम फूट गया, अब जाकर के पुलिस गई है और विश्लेषण कर रही है, पता लगा रही है कि बम किन कारणों से फूटा। तो यही है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। जो बीत गया उसके बाद जब हम तथ्य की तलाश करते हैं तो उसको कहते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, ठीक है। शॉर्ट में एकदम एक लाइन में समझने के लिए यही है। बाकी आप जब देखिएगा ना उसमें कल वाली क्लास में, तो आपको पूरा उसमें दिख जाएगा। और कल से क्लास का टाइम चेंज हो रहा है, ठीक है, 9:30 AM से 10:30 तक। सर 9 बजे से 9:30, 9:30। 9:30 बजे से तो फिर भी तो बहुत सवेरे हो जाएगा। तो फिर नहीं तो एक क्या बोलते, 9:30 से 10:30 और पहले कर दें, हमको पहले करने में दिक्कत नहीं है। सर 12 बजे के बाद नहीं हो सकता है? नहीं ना, फिर इन लोग का वो ना हो जाएगा, वो रमजान लेके किया है ना, 1 महीने की बात है, तो बस अगर मान लीजिए कि इन मतलब कहकशां बाकी लोग जो है, ये लोग मैनेज अगर कर लेती हैं तो फिर ठीक है, मतलब अगर मैनेजेबल हो जाता है तब वो भी 1-2 दिन देखने के बाद ही ना। नहीं 12 बजे से टाइम ही नहीं बचेगा, पॉसिबल नहीं 12 है सर, बजे से शुरू होता है। ओके, अच्छा, 12 बजे तक भी खत्म कर दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। ओके, देख लीजिए 12 बजे तक हम खत्म कर सकते हैं, तो आपको ही एडजस्ट करना पड़ेगा, आप जो है ना 1 आध 2 घंटा के लिए भी आगे पीछे कीजिए अपना रूटीन, ठीक है। 12 बजे तक हम खत्म कर देंगे, कोई बात नहीं। तो 11 से 12 भी पढ़ा सकते हैं, ऐसे 10:30 से हम रखेंगे, क्योंकि 1.5 घंटा लगभग लग ही जाता है पढ़ाते पढ़ाते, 1 घंटे में नहीं होता है, ठीक है। तो 10:30 से 12 कर लीजिए, चांदनी चलेगा। देखिए, सुबह जो है ना 5 बजे से लेकर के 12 बजे तक का जो है ये समय, इसमें सब लोग आ सकते हैं, ठीक है। ये कितना दे रहा है, 5 से 6, 6 से 7, 6 से 12, 6 घंटा हो गया, 7 घंटे हैं इस बीच में। इस 7 घंटे में 1 सवा घंटा जो है निकाल लीजिए, किसी भी समय हमको इन्फॉर्म कर दीजिए, हमको लगता है इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और 1 महीने की बात है बस, इस एक महीने के बाद जो है ना फिर वो वापस टाइम आप लोग के सबकी सहूलियत से हो जाएगा, सिर्फ 1 ही महीना जो है थोड़ा वो एडजस्ट कर लीजिए। सर हम जो है ना कोशिश करेंगे क्या उस टाइम निकाल पाए, अगर नहीं निकाल पाएंगे तो हमको वीडियो जो है ना ग्रुप में या फिर व्हाट्सएप पे हाँ, सेंड कर। ठीक है, वो तो कर ही देंगे, उसके लिए ये नहीं है, वो तो ही जाए, कोशिश कीजिएगा कि इतना में एडजस्ट करने का। सुबह सुबह बहुत सारा काम रहता है। काम तो रहता ही है, हम भी बैचलर हैं, हमको भी समझ में आता है। हम सुबह से उठते हैं रॉकेट की तरह एकदम चलते हैं, 10, 10:30, 11 बजे, मतलब जब मेरा सही से रूटीन चलता है तो 10, 10:30 बजे, 11 बजे जाके हमको थोड़ा राहत होता है, चैन का सांस लेते हैं। 12 बजे तक सब चीज कंप्लीट होके सुकून में एकदम पूरा फुल फ्री छुट्टी, उसके बाद पढ़ाई चालू होता है मेरा। तो इसीलिए दिन में हमको किसी का कॉल वॉल कुछ नहीं चाहिए, और कहीं घूमना जाना कुछ नहीं।
और हमको तो तो 2 बजे तक बहुत सारा काम रहता है। हाँ, तो आपको तो ज्यादा होगा ही ना। हमको बैचलर को इतना हो जाता है, तो आपको तो और ज्यादा होगा। चलिए आते हैं वापस टॉपिक पे। एसोसिएटिव वेरिएशन जो है, हम लोग देखते हैं कि जुड़ाव है दो फैक्टर के बीच में, और क्या है कि एक के चेंज होने से दूसरा चेंज हो रहा है। तो पहली प्रॉपर्टी ये थी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी? अब देखिए, एक बात हम पूछते हैं, कॉमन सेंस की बात है। एक्स को चेंज करने से वाई चेंज हो रहा है, ठीक है। रेडियो का नॉब हम घुमा रहे हैं, वो जो गोल वाला होता है, इसको पकड़ के रेडियो घुमाते थे हम लोग, नॉब। तो उसका नॉब घुमा रहे तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, आवाज कम डाउन हो रहा है। दूसरा एक आवाज वाला होता था, एक फ्रीक्वेंसी वाला होता था। तो अब ये बताइए कि दोनों में से पहले क्या होगा? पहले हम जो कर रहे हैं वही ना होगा, ठीक है। तो दूसरा क्या है कि एसोसिएटिव वेरिएशन के अलावा जो हम लोग को क्या देखना है? सिस्टमैटिक ऑर्डर ऑफ इवेंट्स, ठीक है। सिस्टमैटिक ऑर्डर, पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, यानी टाइम। टाइम स्टाम्प कहते हैं वीडियो एडिटर्स की भाषा में इसको, ऑडियो एडिटर्स की भाषा में टाइम स्टाम्प। जैसे ऑडियो, 1 मिनट पे ऑडियो सुनो, वहां पे ये बोला आदमी, एक एक 1 मिनट 15 सेकंड पे इस ऑडियो में ये आदमी ये बोल रहा है, ठीक है। तो वहां पे टाइम स्टाम्प वर्ड का यूज होता है। तो हम लोग को क्या करना है? सिस्टमैटिक ऑर्डर, सिस्टमैटिक ऑर्डर के बगल में आप टाइम स्टाम्प इसीलिए लिख लीजिए ताकि ये क्लियर रहे कि टाइम से जुड़ी बात हम कर रहे हैं, ठीक है। कि जब भी आएगा, है ना, एक्स यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल पहले आएगा, पहले हुआ होगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को शॉर्ट में VAR लिख के डॉट देनी है, ठीक है। तो ये क्या हुआ होगा? ये ऐसा, ये चीज आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो इससे क्या पता चला कि दोनों के बीच में कारण संबंध नहीं है, कॉजल रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। तो कॉजैलिटी का निर्धारण, यानी कारण संबंध का निर्धारण। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या? सर थोड़ा थोड़ा लिखा देते हिंदी में सर, ऐसे तो भूल जाएंगे। सिर्फ लिखा ये देंगे, एक्स वाई क्या क्या समझेंगे, समझ ही नहीं आ रहा। लिखा देंगे। अभी समझ में आ रहा है ना? पहले जी देखिए, खाली अगर हम लिखा देंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है कोचिंग पढ़ाने का, क्लियरली हम बता रहे हैं। तो समझा भी जैसे देते हैं, लिखा भी जी देंगे, ठीक है। ठीक है, जैसे एक्स वाई कैसे यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट रहेगा ना, थोड़ा सा तो हम समझ लिखा आ। देंगे, हम लिखा देंगे, लिखवा भी देंगे, लेकिन जिस टाइम पे समझाएंगे उस टाइम पे केवल समझाएंगे, क्योंकि उससे मेरा भी फ्लो खराब हो जाता है ना, फिर हम पढ़ा नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर हम समझा रहे हैं तो केवल हमको समझाने दीजिए, जब हम उस चीज को समझा दें तब उसको लिखाएंगे, ठीक है। जी सर। तो क्या हुआ कि आपको समझ में भी आ जाएगा और लिखने का लिखा भी जाएगा। नहीं तो ये बीच बीच में रोकने से क्या होता है, जैसे मतलब अगर हम ऐसे करें कि मतलब टाइम लिखाते चले समझाते चले, तो मेरा भी फ्लो वो टूट जाएगा। हम जितने अच्छे से समझा पाएंगे ना, वो समझा नहीं पाएंगे हम। तो इसीलिए जैसे इसको समझे ना, 1 2 और 3, इसको भी लिखा देंगे। और क्या है कि शॉर्ट से शॉर्टेस्ट पॉसिबल लिखना है। लिखने का मतलब क्या है कि हिंट के वे में लिखना है, पूरा किताब नहीं लिख देना है कि सर आप मुझे किताब लिखा दो। तो उसको वही इस तरीके से, दो लाइन सिर्फ याद रखने के लिए, ताकि हाँ वही पता एकदम चला जाए कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल। ये बताए थे सर। हाँ, ये चीजें मेमोरी क्यूज का काम करेंगी, है ना, नोट्स का काम करेंगे। वो आपका पूरा का पूरा उसका काम नहीं करेंगे, बुक्स का। तो उस वे में लिखाएंगे हम। तो चलिए, दूसरा हो गया। तीसरा वाला जो है, ये पॉइंट देख समझ लीजिए, उसके बाद हम इसको लिखा देंगे, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट क्या है? एब्सेंस ऑफ अदर कॉजेज, ठीक है। एब्सेंस ऑफ अदर कॉजेज, एब्सेंस ऑफ अदर फैक्टर्स भी कह दीजिए इसको। अब जैसे एसी और आइसक्रीम वाला जो एग्जांपल हम लोग देखे थे, उसमें एब्सेंस ऑफ अदर कॉजेज नहीं था, ठीक है। एब्सेंस का मतलब होता है, एब्सेंस एब्सेंस का मतलब तो जान ही रहे हैं, एब्सेंट होना मतलब अनुपस्थित होना, अन्य फैक्टर्स की अनुपस्थिति। उसमें एक और फैक्टर था, क्या था? गर्मी, ठीक है। गर्मी के कारण जो है हीट, ठीक है। हीट वेव के कारण दो चीजें बढ़ रही थी। एक आइसक्रीम सेल्स बढ़ रहा था, सेल्स, और दूसरा एसी का सेल्स बढ़ रहा था। दोनों चीजें हो गई। तो दोनों चीजें जो है बढ़ रही है हीट के कारण। तो ये क्या है? एक तीसरा फैक्टर आ गया।
एक्स वेरिएबल ये, वाई वेरिएबल ये, दोनों को देख रहे थे, दोनों में कोरिलेशन मिल रहा था, लेकिन कोरिलेशन किसके कारण था? ये तीसरा जेड फैक्टर के कारण था। तो हम लोग को ये इंश्योर करना है कि हमारे मॉडल में, ठीक है, हमारे रिसर्च के डिजाइन में जो दो वेरिएबल्स हम देख रहे हैं, कैसे पता चलेगा कि एक के कारण ही दूसरा हो रहा है? पहली चीज, एक्स के साथ साथ वाई चेंज हो रहा है, ठीक है। दूसरी चीज, एक्स पहले चेंज हो रहा है, उसके बाद वाई चेंज हो रहा है। तीसरी चीज कि एक्स और वाई के अलावा उस सीन में तीसरा कोई फैक्टर नहीं है, ठीक है, केवल एक्स और केवल वाई, केवल एक्स और केवल वाई। अब देखो क्या है कि अगर रिसर्च को समझना है या किसी भी चीज को समझना है, किसी भी चीज का नॉलेज है, नॉलेज गेन करना, पढ़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। बड़ी बात क्या है? मेथोडोलॉजी। साइंस को भी पढ़ना, रिसर्च करना भी बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है? मेथोडोलॉजी। जो तरीका सीख गया, जो सलीका सीख गया, वो सब कुछ सीख गया। यही बात यहाँ पे हो रही है। ये आप जो रिसर्च मेथड सीख रहे हैं, आप जो टाइप्स ऑफ रिसर्च सीख रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? माइंडसेट सीख रहे हैं कि कोई चीज के कारण जो है कारण संबंध। अब आप इस कारण संबंध का निर्धारण चाहे रिसर्च पेपर में करो, या केस के इन्वेस्टिगेशन में करो, या काउंसलिंग में करो, या अपने घर के जो रिश्ते हैं, अपने परिवार के रिश्ते हैं, अपने पार्टनर का है, वहां वहां पे यूज करो, ये कहीं पे भी आपको निराश नहीं करेगा, ठीक है। जैसे आप कारण संबंध को तलाशने का वैज्ञानिक तरीका निकालोगे, ठीक है, क्या पहले हुआ क्या बाद हुआ, तो वो चीज नहीं करेगा। लेकिन लोग क्या करते हैं? इंटेलिजेंट समझते हैं किसको? शंका को। अगर हमको शक हो गया, अगर हमको शंका हो रहा है, बायस में जा करके जो हम अपने हिसाब से चीजों को देख रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, तो कैलकुलेशन को लोग समझते हैं कि चूंकि वहां पे कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, और कैलकुलेशन से क्या निकलता है, लॉजिक पे कैलकुलेशन है, तो वो ट्रूथ हो जाएगा। नहीं होगा ट्रूथ। आप झगड़ा करके चीजों को बर्बाद कर लोगे। आपको पता होना चाहिए कि कैसे जो है फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करोगे और कैसे ये चीज। तो थर्ड फैक्टर का जो है ना, अगर एब्सेंस है, तो इसका मतलब है कि कारण संबंध जो है इन इन एक्स और वाई फैक्टर्स के बीच में। जैसे मान लीजिए कि कॉमनली आप एग्जांपल ले लो आसानी से समझने के लिए, कि घर का क्लेश, ठीक है, और गुतिया की उपस्थिति, दो फैक्टर हो गया। एक्स हो गया गुतिया की उपस्थिति, और वाई हो गया घर का क्लेश। अब आपका मन कह रहा होगा कि हाँ सर, ये तो एकदम सही है बाय अनुभव, लेकिन नहीं मेरे प्यारे मन, रुक जाओ, ठीक है। दिल पे काम मत लगाओ, हमको मेथड सीखने दो, ठीक है। अनुभव पे तुरंत मत कूद जाओ कि हाँ ऐसा ही होता है सर, ये तो बिल्कुल होता है, ये जानी समझी बातें नहीं। यही तो रिसर्च मेथड, यही तो सिखाता है हम लोग को। इसी पे रोक लगाना है, जो प्रोसेस है उससे जाना है। दिखा क्या? क्या एक्स के साथ साथ वाई चेंज होता है? हाँ। गोतिया की उपस्थिति से घर का क्लेश का कोई लेना देना है? हाँ। जब जब गोतिया आ रहा है, या गोतिया का आना जाना ज्यादा हो रहा है, या गोतिया का मेरे परिवार के मेंबर्स के साथ उठना बैठना ज्यादा हो रहा है, तो मेरे घर में क्लेश, और मेरे घर के लोगों में क्लेश और असंतोष की मात्रा बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो क्या देखा कि एक्स बढ़ रहा है, तो एक्स के साथ साथ वाई चेंज हो रहा है। शर्त नंबर 1 जो है, ओके, टेस्टिफाइड। शर्त नंबर 2, कल गोतिया आया था, ठीक है, कल आया था, और आज जो है मेरी पत्नी और मेरी माँ में झगड़ा हो गया, ठीक है। शर्त नंबर 2 सेटिस्फाइड। समय वाला कंडीशन, पहले एक्स पे चेंज होगा, फिर वाई में चेंज होगा। शर्त नंबर 3, एक्स और वाई के अलावा कोई फैक्टर नहीं है, ठीक है। अब मेरी पत्नी है और मेरी माँ है, दो स्त्रियां हैं घर में, दोनों जान से ज्यादा प्यारी हैं। दोनों के बीच में कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है? कोई ऐसा फैक्टर है जिसके कारण दोनों लड़ेगी? कोई फैक्टर नहीं है। बहू भी सास का बहुत अच्छा से सेवा कर रही है, सास भी उसको जो है बेटी की तरह मान रही है, ठीक है। कुछ ऐसा बड़ा कोई फैक्टर नहीं है। क्या पावर स्ट्रगल है कि दोनों चाह रही है ना कि ये जो राजधानी है, पाटलिपुत्र की राजधानी की रानी तो मैं बन के रहूंगी, तुम्हें दासी बना के रखूंगी? ऐसा ऐसा चल रहा है एकता कपूर के सीरियल वाला मेंटेलिटी? नहीं, कुछ नहीं चल रहा है। दोनों जो है ना मेंटल, मतलब मेंटली बहुत हेल्दी है, सोशियल साइकोलॉजिकली बहुत हेल्दी है। और नहीं होगा तो फिर आप दोनों का छक्का छुड़ा देंगे। देख रहे हैं कोई फैक्टर प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ दो ही फैक्टर है, एक्स और वाई। तो आप कंफर्म हो रहे हैं एक तरीके से कि ये जो है ना कॉजेशन है, गुतिया की उपस्थिति के कारण घर का क्लेश बढ़ रहा है। तो आप क्या करेंगे?
साइड में ले जाएंगे गुतिया को, ठीक है, पहले तो घर में चाय वाय पिलाएंगे, उसके बाद जब घर में कोई नहीं होगा, क्या कुछ भी नहीं होगा, साइड में ले जाएंगे, जब कोई भी नहीं होगा कॉलर पकड़ेंगे, गर्दन में दबाएंगे, टटुआ चाप देंगे, और जब तक वो पूरा पानी पूरा ये हो जाएगा उसके बाद छोड़ दीजिएगा, समझा दीजिएगा, पानी वानी पिला के ठोक करके लौट ठोक के चले जाइएगा। तो समझ गया, कहीं बाहर बात भी नहीं फूटी, और बाहर बोलेगा भी मेरे साथ ऐसा किया तो कौन मानेगा, क्योंकि आप तो बहुत विनम्र आदमी है, आपको तो आज तक कोई ऐसे करते देखा ही नहीं है, ठीक है। और देखेगा कि बाहर भी निकाल रहे हैं तो पैर वैर छू के निकाल रहे हैं, चाचा हाँ पैर छू के आइएगा फिर चाचा जी, ऐसे वैसे करके। अभी रास्ते में गलियारे में पकड़ के जो है एकदम पिटवा दबा दिए थे, सांस रुक गया था, उसको याद आ गया था कि अब बीपी का मरीज है, कहीं मर जाते तो पागल आदमी है साहब, नहीं आएगा फिर आपके घर में क्लेश करने, ठीक है। तो ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, कैसे इसको देख करके हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। इस तरीके का केस स्टडी हम क्यों बता रहे हैं, कहानियों के माध्यम से याद रहे, फनी कहानियों के माध्यम से। अब लिखने का काम चालू कर लीजिए, पहला नंबर पॉइंट में लिख लीजिए, जब ऐसा लगे कि एक्स और वाई के बीच में कोई रिश्ता है और एक्स के बदलने पर वाई भी बदल रहा है, जब एक्स और वाई में कोई रिश्ता है और एक्स के बदलने पर वाई भी बदल रहा है, तो कारण संबंध का प्रथम स्तर ओके है। तो कारण संबंध का प्रथम स्तर ओके है। सर तो कारण संबंध का प्रथम स्तर ओके है, ओके मतलब ऑल क्लियर, ठीक है। तीन स्तर है, तीनों स्तर पे हमको जांचना है कि वाकई में यही कारण संबंध है या फिर ये चीज है। हालांकि और भी इन डेप्थ जो है ना, ये एक एक जो स्टेप है उसके अंदर भी बहुत ज्यादा वो चीज है, पर वो हम लोग के सिलेबस और स्कोप से बाहर की चीज है। पीएचडी के अंदर या पोस्ट डॉक के अंदर रिसर्च में जब मेथोडोलॉजी पे रिसर्च होगा, आप मेथोडोलॉजिस्ट बनिएगा तब जाके उसमें घुसना है, अभी नहीं घुसना है उसमें। मेथोडोलॉजिस्ट बनने का अलग मजा है, किताब में नाम आ जाता है, स्पीयरमैन का जैसे नाम आया, ठीक है। और फिर वो है ना, कारक विश्लेषण में किसका नाम आता है, याद नहीं आ रहा है, तो वही है। इतने अच्छे से मेथोडोलॉजी को समझो, इतने अच्छे से समझे, उसमें गैप ढूंढ पाने लगे, सिचुएशंस ऐसे देख देख पाने लगे कि जो है ना ये चीज है, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो, अच्छा इस केस में अगर ऐसा हो जाता तो जब आप जो है ना उसके इन्वेस्टिगेशन और रिसर्च की दुनिया में एकदम गोते लगाते रहेंगे, है ना, मतलब जैसे कहता है ना कि खाली टाइम पे लोग रील देखते हैं, ये वो करते हैं, तो बर्बाद कर देते हैं वो टाइम। आप उस टाइम पे जो चीजें पढ़े हैं, है ना, जो चीजें आप कर रहे हैं, आप उसमें गोता लगाओ, सोचो, आग बंद करके चिंतन करो, देखो बहुत सारे एवेन्यूज आपको दिखाई पड़ेंगे, गहराई आ जाएगी आपके चिंतन में, आपके पढ़ाई में, सब जगह में। तो वहां पे जाकर के चीजें निकलेगी, फिर आपका मेथड भी अच्छा होगा, तो फिर कि एक करियर होता है मेथोडोलॉजिस्ट का, ठीक है, रिसर्च में ही, जो फैक्टर्स के बीच में उसको संबंध से इंटरेस्ट नहीं रहता, उसको लगता है कि रिसर्च के मेथड्स में कहाँ कहाँ फ्लॉज है, कहाँ का वो चीज है, गैप है, कहाँ का करप्शन है, कहाँ का इसकी कमी ज्यादा हो सकती है, उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो वो मेथोडोलॉजी बनाता है, तो उसको मेथोडोलॉजिस्ट कहते हैं। तो बहुत कम लोग होते हैं ऐसे। दूसरा लिख लीजिए आप लोग, सिस्टमैटिक ऑर्डर वाले पॉइंट में, ध्यान ये देना है कि पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल में बदलाव होगा, ध्यान ये देना है कि पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल या स्वतंत्र चर में बदलाव हुआ होगा, उसके बाद
डिपेंडेंट वेरिएबल में बदलाव हुआ होगा। सर एक बार फिर से बोलिए। ध्यान ये देना है कि पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल में बदलाव हुआ होगा, उसके बाद ही डिपेंडेंट वेरिएबल में बदलाव हुआ होगा। अगर ऐसा है तो कारण संबंध के निर्धारण का दूसरा लेवल भी ओके है। अगर ऐसा है तो ये विधाता, मुझे कुछ नहीं आता, क्यों नहीं आता? पूरा लिख लिए? सर फिर से बोलिए ना नीचे का कारण। जी सर। हाँ सर एक हो बार गया। एक बार लिखा दीजिए तो क्या कैसा लास्ट सेंटेंस। अगर ऐसा है जब तो अगर वहां से ऐसा है तो कारण संबंध का दूसरा कारण भी ओके होगा। नहीं, कारण संबंध, दूसरा स्तर भी हाँ ओके कारण होगा। संबंध का दूसरा स्तर भी ओके होगा। तो दूसरे लेवल पे भी चेक कर लिया हमने, वहां भी ओके मिल गया कि हाँ ये चीज है। अब देखिए, इसको पढ़ लिए, समझ लिए ना, अब इसको रियल लाइफ केस स्टडी में कहीं पे लगाइएगा, बहुत सारा जगह है। और हमको तो रिसर्च करने का सबसे अच्छा जगह किचन लगता है। कितना सारा रिसर्च मेथड है, हम किचन में हमको दिखाई पड़ता है, एक्सपेरिमेंटल से लेकर के सर्वे रिसर्च से लेकर के एक्स पोस्ट फैक्टो से लेकर के किचन में हर एक रिसर्च आप कर सकते हैं कुकिंग में। ठीक है, फैक्टर्स लगा दीजिए, कंट्रोल ग्रुप लगा दीजिए, ये वो लगा दीजिए, तो लिटरली आपको रिसर्च सीखने के लिए कहीं नहीं जाना है, आपका किचन ही काफी है। कुकिंग मेरा एक हॉबी है, तो इस कारण से जो है ना, हमको ये चीज दिखा के, अरे यार ये तो पूरा का पूरा रिसर्च किया है, एकदम रिसर्च से बहुत ज्यादा नजदीक कोई चीज मिलती है तो एक चीज है इन्वेस्टिगेशन और दूसरी चीज है कुकिंग। तो आप ना, जैसे मान लो कि नमक ज्यादा हो गया सब्जी में, ये क्या, सब्जी सब्जी में कोई चीज खराब हो गई, कड़वाहट आ रहा है सब्जी में, स्वाद आ रहा है, बनाए तो बड़ा अच्छा से लेकिन कड़वापन आ रहा है, थोड़ा सा ऑफ लग रहा है, शार्प नहीं लग रहा है। कैसे पता चलेगा क्या कारण है? लगाओ, आप उसको इन्वेस्टिगेट करो पहले लॉजिकली, एक डिजाइन बनेगा, फिर याद करो कि इसको कौन सा डिजाइन कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन कहते हैं या फिर पोस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो कहते हैं, कौन सा कहते हैं। किसी का माइक ऑन रह गया, किसी का माइक ऑन रह गया, ऑफ कर लीजिए। तो ये चीज है। तो दूसरे स्तर पे भी अपना ओके हो गया। अब तीसरे स्तर पे लिख लीजिए, ध्यान ये देना है कि तीसरे में हाँ तीसरे में एब्सेंस ऑफ अदर फैक्टर्स में ध्यान ये देना है कि ध्यान ये देना है कि इन दो के अलावा अन्य कोई फैक्टर्स इस रिश्ते को प्रभावित ना कर रहा हो। दोनों के बीच में एक संबंध है, उसी को रिश्ता वर्ड लिखा है, संबंध भी लिख सकते हैं। ध्यान ये देना होगा कि दो के अलावा अन्य कोई फैक्टर इस संबंध को या इस रिश्ते को प्रभावित ना कर रहा हो। अगर प्रभावित ना कर रहा हो तो ध्यान ये देना होगा कि इन दो फैक्टर्स के अलावा तीसरा फैक्टर इस संबंध को प्रभावित ना कर रहा हो। अगर ना कर रहा हो तो कारण संबंध के तीसरे स्तर का निर्धारण भी ओके है। और ओके है, बस पैराग्राफ चेंज कर दीजिए, लास्ट में कंक्लूजन लिख दीजिए। और इस प्रकार तीनों शर्तों के पूरा होने पर ये कहा जा सकता है
इस प्रकार तीनों शर्तों के पूरे होने पर ये कहा जा सकता है कि इन दो चरों के बीच कारण संबंध व्याप्त है। इन दो चरों के बीच कारण रहना कि हमको ये पता एक चीज के एविडेंस के कारण, जैसे कोर्ट में केसेस लंबे चलते हैं, कोर्ट भी बोल दे कि नहीं एविडेंस नहीं मिला तो इसका मतलब मर्डर नहीं हुआ, करता है क्या? ऐसा नहीं। बहुत दिन तक होते 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 जा करके बहुत बार मौका देता है, सालों साल पूरा जीवन चला जाता है, तब जाके जब नहीं मिलता है कई हियरिंग्स के बाद, तब जाके उस कंक्लूजन में पहुंचता है। वो भी साफ साफ बोलता है कि एविडेंस नहीं मिलने के कारण कोर्ट को इस फैसले को करने के लिए इस चीज पर पहुंचना पड़ा है। अतः ऐसे ऐसे करके प्रथम दृष्टया जो जो लगता है उसके हिसाब से साक्ष्यों के अभाव में आरोपी को ये सजा दी जा सकती है। जो कठोर सजा होता है उसके जगह पे नर्म सजा दी जाती है ना। और वकील इसी चीज का तो पेमेंट पाते हैं, जो क्रिमिनल लॉयर, कि कैसे कठोर सजा को या तो खत्म कर दिया जाए। खत्म नहीं में हम लोग क्या करते हैं आम आदमी वाले सोच में, बाइनरी थिंकिंग, हाँ या नहीं, ठीक है। किसी चीज को स्वीकार करने के लिए जितने प्रमाण की आवश्यकता है, उसको खारिज करने के लिए भी उतने प्रमाण की आवश्यकता है, क्योंकि दोनों में आप क्या कह रहे हो कि दावा ठोक रहे हो। एक में सत्यता का दावा ठोक रहे हो, एक में झूठ का दावा ठोक रहे हो। और इसके बीच में अगर प्रोसेस है तो आप उसको या तो अंडर इन्वेस्टिगेशन कहोगे या तो साफ साफ कहोगे कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को देखना है। ऐसे नहीं कि एग्जाम में देख लीजिएगा कि हाँ 3 शर्त पूरा, इसमें से एक शर्त पूरा नहीं हुआ तो सर नहीं होगा, ठीक है। और एग्जाम में एक ऑप्शन ये भी दिया हो कि कुछ कहा नहीं जा सकता है, नथिंग कैन बी सेड, तो उसमें नथिंग कैन बी सेड ऑप्शन हो जाता है वैसे में, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं हम लोग। आज हम लोग का एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च खत्म हुआ है। इसका दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम है कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च। ये लिख लिया है ना आप लोग? तो कल कितने बजे टाइम रहेगा? हेलो।